Namaskar, my name is Krishan Kumar and I welcome you all to Sivraj IAS. I hope you all are doing well. आज बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है एंड मैं एक लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ. इसमें मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं इसके पूरी लक्ष्मीकांत के. इनको मैं इस सीरीज़ में कंप्लीट करूँगा. इन नोट्स में मैंने सारी जो डिटेल्स होती हैं जो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें मैंने कवर करी हैं. आई होप यू विल लाइक इट एंड स्टे कनेक्टेड फॉर दीज लेक्चर्स. सो आई विल स्टार्ट विद चैप्टर 1, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी. तो उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ रेगुलेटिंग एक्ट्स और चार्टर एक्ट्स लेके आए थे. तो उनमें ऐसा क्या था उनको हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में. तो इसमें सबसे पहला था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. तो आपको पता होगा 1765 में, जस्ट ए मिनट, में क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो दीवानी राइट्स को एक्वायर कर लेती है. दीवानी राइट्स मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यूज़. तो 1765 में जब वो रेवेन्यूज़ कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है तो ब्रिटेन में ये एक नीड फील होती है कि इसकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट या मैनेज करने की ज़रूरत है. तो उसमें सबसे पहला आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. तो ये क्या है, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो इसने क्या किया था, ये पहला स्टेप था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए कोई स्टेप उठाया था. इसमें इन्होंने क्या किया था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था अभी तक, गवर्नर ऑफ बंगाल को एक नई डेजिग्नेशन दे दी एंड नाउ ही वाज कॉल्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. और इसके साथ ही इसने क्या किया था, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी फॉर्म करी थी जिसमें 4 मेंबर्स थे. उसको असिस्ट करने के लिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी फॉर्म करी थी. तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसका नाम था लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स. इसके अलावा क्या हुआ था, जो बॉम्बे एंड मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी, जैसे बंगाल अपने आप में एक अलग प्रेसिडेंसी था जिसका एक गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर ऑफ बंगाल, वैसे ही बॉम्बे एंड मद्रास के भी कुछ 2 गवर्नर्स थे. नाउ इस एक्ट के बाद क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर मेड सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. अब उनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया था. तो तीसरा इसमें क्या है, इट ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड ए सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इन 1774, जिसके पास थी ओरिजिनल एंड एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें एक चीफ जस्टिस था एंड 3 अदर जजेस थे. यानी कि टोटल 4 जजेस वर सैंक्शनड फॉर दिस सुप्रीम कोर्ट. 4 जजेस थे इसमें और ये एस्टेब्लिश हो गया था 1774 में. तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. नाउ वी विल स्टार्ट अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. तो इसमें क्या था, कुछ डिफेक्ट्स रह गए थे. जो पिछला वाला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, उनको रेक्टिफाई करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे. इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन थी उसके बारे में ज़्यादा है. इसने क्या किया था, जो गवर्नर जनरल था और उसकी जो काउंसिल थी उनको एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दी थी फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ऐसे ही जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो सर्वेंट्स काम करते थे, उनकी भी जो ऑफिशियल एक्ट्स थे उनमें भी एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दी थी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से. इसके अलावा जो रेवेन्यू मैटर्स एंड मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन. तो इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से एक्सक्लूड कर दिया गया था. नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन एक्सटेंडेड ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा. इसने क्या किया था, जो जुरिस्डिक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की, ये कैलकाटा के जितने भी लोग वहाँ रहते थे सबके ऊपर एक्सटेंड कर दी थी. दूसरा, हिंदू और मुस्लिम्स के लिए सेपरेट जो पर्सनल लॉज होते हैं उनको अप्लाई किया था. हिंदूज वर टू बी गवर्नड बाय हिंदू लॉ एंड मुस्लिम्स वर टू बी ट्रीटेड एंड ट्राइड इन द सुप्रीम कोर्ट एज पर द मुस्लिम लॉज. ऐसे ही अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट. इसके अलावा
द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज एम्पावर्ड टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। वैसे इसमें ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल और खुद गवर्नर जनरल को एग्जेम्पशन मिला था और सर्वेंट्स को उनके ऑफिशियल एक्ट्स के लिए एग्जेम्पशन मिला था। दूसरा है इसमें हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द पर्सनल लॉज। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें ध्यान रखने की हैं। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है इसको? जो पिट्स था, पिट वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम, इसलिए इसको बोला जाता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसने क्या किया था? इंडियन अफेयर्स केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। जो इंडियन अफेयर्स जितने भी थे उनको डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटेन में। ठीक है, दूसरा इसने क्या किया था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अभी तक सारे अफेयर्स, सारे फंक्शंस को मैनेज कर रही थी, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को। इसने अब क्या किया था? इसने जो इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो पहले से ही काम कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनको तो अलाउ कर दिया दैट दे विल बी मैनेजिंग द कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एंड उसने एक नई बॉडी बना दी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर टोटल 6 मेंबर्स थे एंड उनको मैनेज करने थे पॉलिटिकल अफेयर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स के अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास उनको एम्पावर किया गया था टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट एंड रेवेन्यूज ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास क्या था? पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करना और सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट जो थी उनको सुपरवाइज एंड डायरेक्ट करना भी उनके अंडर में आता था। सो दिस एक्ट एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब नाउ कमर्शियल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स वर टू बी गवर्न्ड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसने ड्यूअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की थी। नाउ वी विल स्टार्ट एक्ट ऑफ 1786। तो 1786 में क्या होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होता है, ही वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेकिन उसने कुछ कंडीशंस रखी थी फॉर एक्सेप्टिंग द पोस्ट। कौन सी कंडीशंस थी वो? फर्स्ट थी पावर टू ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। जो काउंसिल डिसीजन लेती है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसीजन लेती है, उनको ओवरराइड करने की पावर गवर्नर जनरल ने मांगी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, एंड ही वॉज ग्रांटेड दीज पावर्स। दूसरी जो थी वो थी ही वॉन्टेड टू बिकम द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। तो ये भी, इसको भी अप्रूवल दिया था इस एक्ट के थ्रू, एक्ट ऑफ 1786 के थ्रू। तो ये जो एक्ट ऑफ 1786 आया था, इसको एनेक्ट ही इसलिए किया गया था जिससे कि जो इसकी डिमांड्स थी उनको फॉर्मलाइज किया जा सके, इन प्रोविजंस को फॉर्मलाइज किया जा सके, इनको एक्सेप्ट किया जा सके। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या होता है? इट एक्सटेंडेड ओवर राइडिंग पावर्स। जो ओवर राइडिंग पावर्स लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी ओवर हिज काउंसिल, दे वर एक्सटेंडेड टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। जो और भी प्रेसिडेंसीज थी उनको भी एक्सटेंड कर दी गई थी। इसके अलावा दिस गेव द गवर्नर जनरल मोर कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। इससे क्या हुआ? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको और भी ज़्यादा पावर्स मिल गई थी, और भी ज़्यादा कंट्रोल आ गया था उसका, जो उसकी सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे एंड मद्रास के ऊपर। सेकंड है ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंशन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली चली आ रही थी इंडिया के अंदर, दैट वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर्स। 20 साल तक के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। यानी कि 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करती रहेगी इंडिया के साथ। उसकी एक मोनोपोली थी और किसी को अलाउ नहीं किया जाता था, ना किसी ब्रिटिश सिटीजन को और ना ही किसी और यूरोपियन कंट्रीज़ को। सो देयर वॉज ए मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा था, सेकेंड है कमांडर इन चीफ्स रोल। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस स्पेसिफिकली अपॉइंटेड। इसने क्या किया था? जो कमांडर इन चीफ होता है आर्मी का, अब वो गवर्नर जनरल की काउंसिल से नहीं हो सकता है, उसका मेंबर नहीं हो सकता है। तो ये भी इसमें ऐड किया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। अलग से इसने और क्या काम किया था? बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था उसकी पेमेंट्स अभी तक जो होती आ रही थी वो ब्रिटेन कर रहा था। नाउ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ
वर टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज़। अब इसने क्या किया था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसका और उसके जो स्टाफ की जो पेमेंट्स थी दे वर टू बी मेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज़। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली है जो ट्रेड मोनोपोली थी वो एक्सटेंड कर दी थी 30 ईयर्स के लिए, और जो कमांडर इन चीफ था देख वो उसमें काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकता था, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो पेमेंट्स थी दे वर टू बी मेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज़। सो रिमेंबर दीज थिंग्स। अब चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पे। इसमें क्या हुआ था, 1830 में जो एक एक्ट आता है, जो ट्रेड मोनोपोली उसको 20 साल के लिए दी गई थी, दैट वॉज एंडेड। मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एंडेड एक्सेप्ट फॉर इट्स मोनोपोली इन ट्रेड विद चाइना एंड टी ट्रेड विद इंडिया। मोनोपोली और सारे जितने भी गुड्स थे सब के अंदर इसकी एंड हो गई थी, लेकिन सिर्फ 2 में एक्सेप्शन था। इट कैन स्टिल ट्रेड विद चाइना, उसमें भी इसकी मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और जो टी ट्रेड चल रही थी उसमें भी इसकी ट्रेड मोनोपोली को मेंटेन रखा गया था। और ट्रेड फॉर ऑल अदर कमोडिटीज़, जितनी भी अदर कमोडिटीज़ थी दे वर ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। इससे पहले वो अलाउड नहीं थे ब्रिटिश सब्जेक्ट, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती थी। एंड इट लास्टेड अंटिल 1833। ठीक है, तो जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे उनको अदर कम्युनिटीज़ में ट्रेड करने का राइट यहाँ से मिलता है 1813 से। नेक्स्ट है असर्शन ऑफ ब्रिटिश सोवरेनिटी। इसने क्या किया था, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया, एंड दिस वॉज द फर्स्ट फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। ये अपने आप में ये क्वेश्चन आ जाता है कि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ब्रिटिश टेरिटरीज की कब डिफाइन की गई थी। सो दे वर डिफाइंड, एक फॉर्मल डेफिनेशन दी गई थी अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नेक्स्ट इसमें क्या किया था, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे दे वर अलाउड टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एनलाइटनिंग द पीपल। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको भी अप्रूवल मिला था इंडिया में आने का अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ओनली। नेक्स्ट, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। वेस्टर्न एजुकेशन को भी प्रमोट करने के लिए इसमें चार्टर एक्ट में प्रोविजंस दिए गए थे। इसने क्या किया था, इस सम ऑफ 1 लाख रुपीज़ वॉज एलोकेटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन नेटिव इंडिया। 1 लाख रुपीज़ का एक सम अलोकेट किया गया था अलग से वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है जो टैक्सेशन पावर्स थी, टैक्सेशन पावर्स जो थी वो दे दी गई थी लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया। दिस एक्ट ऑथराइज्ड लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेज ऑन इंडिविजुअल्स। लोकल गवर्नमेंट्स का क्या मतलब है, जो लोकल प्रेसिडेंसीज थी जैसे मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, इनकी जो गवर्नमेंट्स थी लोकल गवर्नमेंट्स, इनको राइट्स इनको ऑथोराइज किया गया था दैट दे कैन नाउ इम्पोज टैक्सेस ऑन देयर पॉपुलेशन। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द पनिशमेंट ऑफ पर्सनस हु रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। अगर कोई टैक्सेस देने से मना करता है तो उसको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। दीज प्रोविजंस आर ऑल्सो एडेड इन चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नाउ वी विल मूव टू चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके अंदर क्या होता है, इट वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था 1773 के एक्ट से, उसमें क्या हुआ था, बॉम्बे एंड मद्रास की प्रेसिडेंसीज को सबऑर्डिनेट बना दिया गया था टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वहाँ से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे ये कहता है इट वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। इट मार्क द फाइनल स्टेप इन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था इसको एक नई डेजिग्नेशन दे दी थी, नाउ ही वॉज कॉल्ड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 1833 के अंदर क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक जो होता है दैट बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चला आ रहा था 1828 से, और क्योंकि 1833 का एक्ट जब आया था उस टाइम पे भी ये गवर्नर जनरल था, सो बाय दैट वर्च्यू ये अपने आप में ही ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज वेल। द गवर्नर जनरल वॉज वेस्टेड विद ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। सिविल एंड मिलिट्री पावर्स को सुपरवाइज करने की जो पावर्स पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दी गई थी,
नाउ दे वर गिवन टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय द एक्ट ऑफ 1833। इसने एक और क्या क्या काम किया था, जैसे इसने कहा था ना पीक ऑफ इट वॉज फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, पीक था सेंट्रलाइजेशन का। इसने क्या किया था, जो बॉम्बे एंड मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उनसे उन्हें डिप्राइव कर दिया था, वो छीन ली गई थी उनसे। नेक्स्ट है रेगुलेशन वर्सेस एक्ट्स। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर नोन एज रेगुलेशंस वाइल द लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एक्ट्स। इससे पहले जितने भी जो प्रोविजंस आए थे, जो लॉज आए थे, उनको बोला जाता था रेगुलेशंस, क्योंकि वो रेगुलेट करने के लिए आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को। लेकिन इस एक्ट के बाद, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद, नाउ द जो भी लॉ जिसके अंडर बनते थे दे वर टू बी कॉल्ड एज एक्ट्स। द ईस्ट इंडिया कंपनी सीज्ड टू बी ए कमर्शियल बॉडी बिकमिंग ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो कमर्शियल बॉडी के रूप में ये कंप्लीटली ख़त्म कर दी जाती है और इसका पूरा जो फंक्शन था, नाउ इट हैज़ टू बिहेव ऐसे, इट हैज़ टू वर्क ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो ये भी कब हुआ था, 1833 के ही एक्ट से हुआ था। नेक्स्ट इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम क्या किया था, ए लॉ मेंबर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें इसने एक लॉ मेंबर को ऐड किया था, और जो टी.बी. मैकॉले वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ दिस गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, हु वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर। तो फर्स्ट लॉ मेंबर कौन था, टी.बी. मैकॉले। और इसने क्या किया था, इट हैड एन प्रोविजन फॉर ओपन कॉम्पिटिशन। ओपन कॉम्पिटिशन विच मतलब ओपन कॉम्पिटिशन मतलब कोई भी जो सिविल सर्विसेज के लिए कोई सिलेक्शन हो रहा है तो वो ओपन कॉम्पिटिशन के थ्रू होगा। लेकिन इट वॉज नेगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने इसका अपोजिशन किया था, उन्होंने इसको अपोज किया था, दैट्स वाई इट वॉज नेगेटेड, और ये अप्लाई नहीं हो पाया। नेक्स्ट है लिफ्टिंग ऑफ इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शंस। जो यूरोपियन लोगों पे, जो यूरोप के अदर कंट्रीज़ के लोग थे, उनके इमिग्रेशन के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। दे वर ऑल्सो लिफ्टेड बाय दिस एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड देयर राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी एज वेल, दे वर अलाउड टू एक्वायर प्रॉपर्टी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इन इंडिया। तो पहले जो इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे प्रॉपर्टी एक्वायर करने के और इमिग्रेशन के, दे वर ऑल्सो लिफ्टेड बाय दिस एक्ट। कोडिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंडियन लॉज। इसने क्या किया था, इंडियन लॉज वर कोडिफाइड एंड कंसोलिडेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो इंडिया के लिए जो लॉज बनाए गए थे उनको कोडिफिकेशन प्रोवाइड किया था और उनको एक जगह पे उनको कंसोलिडेट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। नो डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट। इसमें एक और प्रोविजन क्या था, दैट द एक्ट प्रोवाइडेड दैट नो इंडियन कुड बी डिनाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कलर। तो ये भी एक प्रोविज़न था कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हालांकि ये प्रैक्टिस किया गया कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या करता है, ये अबॉलिश कर देता है स्लेवरी को। दिस एक्ट फॉर्मली अबॉलिश्ड स्लेवरी इन ब्रिटिश इंडिया। तो स्लेवरी भी कहाँ से, किसने अबॉलिश करी थी, दैट वाज आल्सो अबॉलिश्ड बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नाउ नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1853 में फिर से एक चार्टर एक्ट आता है। इसमें क्या था, इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको क्या कहते थे पहले, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते थे। तो इसने क्या किया, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने, इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। तो मतलब इसने एक और लेजिस्लेटिव बॉडी बना दी, उसका नाम था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे बनी थी, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविंसेस के लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है दैट विल बी फॉर्म्ड लेटर। तो अभी क्या हुआ था, बाय दिस एक्ट ऑफ 1853 इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज फॉर्म्ड, जिसमें 6 न्यू मेंबर्स वर एडेड, जिनको बोला जाता था लेजिस्लेटिव काउंसलर्स, एंड दिस केम टू बी नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसके अलावा क्या हुआ था, लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम
लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो ओपन कंपटीशन की बात पिछले एक्ट में हुई थी 1833 में, नाउ इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज विच अलाउड इंडियंस टू compete with the British। नेक्स्ट है द कोवेनेंटेड सिविल सर्विस वॉज थ्रोन ओपन टू इंडियंस। तो जो सिविल सर्विस थी वो पहली बार उसमें इंडियंस पार्टिसिपेट कर सकते थे बिकॉज ओपन कंपटीशन को अलाउड किया गया था। नेक्स्ट है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नर जनरल्स वीटो पावर। गवर्नर जनरल को वीटो पावर्स दिए गए थे ओवर बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर कोई बिल्स पास करती है तो गवर्नर जनरल उनको वीटो कर सकता है। तो वीटो पावर्स फॉर गिवन अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें दो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल पहली बार कब बनी थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बनी थी, 1853 में। और जो वीटो पावर्स दिए गए थे गवर्नर जनरल को, देवर ऑल्सो गिवन अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इटसेल्फ। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ये 1857 के रिवोल्ट के बाद आता है। ये क्या करता है, इट एंडेड द कंपनीज रूल कंप्लीटली। द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रिप्लेस्ड बाई द रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ब्रिटिश, उनको पहले ही ब्रिटिश पजेशंस बोल दिया गया था पिछले एक्ट्स में, अब उसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया गया था बाय द रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको भी एक नई डेजिग्नेशन दी गई, एंड नाउ ही वॉज टू बी कॉल्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वाइसरॉय कौन बनता है, फर्स्ट वाइसरॉय बनता है, हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय, फर्स्ट वाइसरॉय बनते हैं आपके लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे मैंने शायद लिखा नहीं है नोट्स में, तो फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। द वाइसरॉय बिकेम द एजेंट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। क्योंकि ब्रिटिश क्राउन के अंदर पूरी टेरिटरीज इंडिया की आ गई थी, तो वाइसरॉय वॉज टू बिहेव एज एन एजेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। दूसरा इसने क्या किया था, जो ड्यूअल गवर्नमेंट चली आ रही थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू जो मैनेज किए जा रहे थे, अब इनको अबॉलिश कर दिया था। ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द पिट्स इंडिया एक्ट वॉज अबॉलिश्ड, नाउ इट वॉज अबॉलिश्ड। इट ऑल्सो एंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी वो एक बहुत बड़ा रीजन था 1857 के रिवोल्ट के लिए, तो इसने उसको भी एंड कर दिया था, उसको भी अबॉलिश कर दिया था। ए पॉलिसी यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू एनेक्स प्रिंसली स्टेट्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी इसके अंदर प्रिंसली स्टेट्स को एनेक्स किया जा रहा था, सो दिस वॉज ऑल्सो अबॉलिश्ड आफ्टर द 1857 रिवोल्ट। इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अपॉइंटेड who was a member of the British cabinet and was responsible to the British Parliament। अब क्योंकि इसने ड्यूअल गवर्नमेंट यहाँ पे ख़त्म कर दी है, तो इसने इसकी जगह पे क्या किया, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था, एक ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक मेंबर हुआ करता था, एंड ही वॉज ऑब्वियसली ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट ओनली। उसको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनाई जाती है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अदर देन दैट, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ही कुड बी sued in India and in England for his actions. This was also provided under this act. Now we will start Indian Councils Act 1861. इसके अंदर क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है लेजिस्लेटिव पावर्स का। अभी तक आपने देखा था सेंट्रलाइजेशन चला था 1833 का, तो जो लेजिस्लेटिव पावर्स बॉम्बे एंड मद्रास से ली गई थी 1833 में, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रीस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स टू द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। दीज पावर्स वर प्रीवियसली टेकन अवे बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 में इनसे छीना गया था, एंड दे वर अगेन रीस्टोर्ड बाय दिस एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस।
It introduced the representative institutions in India by associating Indians with the law making process. इसने क्या किया, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस थी उसमें इंडियंस को भी एसोसिएट करना स्टार्ट कर दिया था. Nomination of Indians to the Viceroy's Council. The Viceroy nominated some Indians as non-official members to his expanded council. तो उसकी जो काउंसिल को जो उसने एक्सपेंड किया था उसमें कुछ इंडियंस को भी नॉमिनेट किया था वाइसरॉय ने. और कौन से थे वो इंडियंस? 3 इंडियंस नॉमिनेटेड वर द राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. ये 3 लोग थे जो नॉमिनेट किए गए थे वाइसरॉय के द्वारा टू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द वाइसरॉय. इट एम्पावर द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग एन एमरजेंसी. तो ऑर्डिनेंस इशू करने की जो पावर्स थी ड्यूरिंग एन एमरजेंसी दे वर ऑल्सो गिवन अंडर एक्ट ऑफ 1861. पावर टू फ्रेम रूल्स ऑफ बिजनेस. इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू फ्रेम द रूल्स ऑफ बिजनेस फॉर हिज काउंसिल. किस तरह से वो फंक्शन करेगी काउंसिल, उसके रूल्स कौन डिसाइड करेगा? इट वॉज to be decided by Viceroy. This is similar to the power given to the President of India under Article 77 of the Indian Constitution. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 77 के अंदर पावर्स दी गई हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, दीज वर द पावर्स गिवन टू वाइसरॉय. It also established new legislative councils. It provided for the establishment of new legislative councils for Bengal, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब. अब ये जो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं ये क्या हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स सेंट्रल लेवल पे बनी थी पहले 1853 में आपने पढ़ा था. तो जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं ये कौन सी हैं? ये हैं प्रोविंशियल. प्रोविंसेस के लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी दे वर मेड अंडर द एक्ट ऑफ 1861. और कौन कौन सी प्रोविंसेस के लिए बनाई गई थी? बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब. इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द पोर्टफोलियो सिस्टम. इट गेव स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम विच हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड बाई लॉर्ड कैनिंग. अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम जो था ना, पोर्टफोलियोज में डिवाइड करना मिनिस्ट्रीज़ को, काम को, ये इंट्रोड्यूस तो हो गया था 1860 में ही, लेकिन इसको जो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन था दैट वॉज प्रोवाइडेड बाई दिस एक्ट. Now we will move to Indian Councils Act 1892. 1892 में क्या होता है? The majority of the council members remained official. जो काउंसिल में मेंबर्स थे उनमें ऑफिशियल मेजॉरिटी हालांकि सबसे ज़्यादा थी, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. मतलब अभी तक तो सिर्फ ऑफिशियल मेंबर्स उसका हिस्सा हुआ करते थे, अब कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की भी एंट्री उनको नॉमिनेट किया जाने लगा था फ्रॉम द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892. और नॉमिनेट करने वाले कौन थे? द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाई सर्टेन लोकल बॉडीज सच एज यूनिवर्सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसपैलिटीज़, जमींदार्स. तो इस तरह के जो लोग थे ये उन्हें नॉमिनेट करते थे लोकल बॉडीज़ में, बाई सर्टेन लोकल बॉडीज़, प्रोविंशियल काउंसिल्स में. दिस एक्ट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इन इंडिया थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस. अब हालांकि इलेक्शंस, इनडायरेक्ट इलेक्शंस इसमें कहीं भी यूज नहीं हुआ है, वर्ड जो यूज हुआ है वो हुआ है नॉमिनेशंस, बट इसको फिर भी एक अज्यूम किया गया है दैट दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, जिसमें फिर भी कुछ लोगों को इलेक्ट किया जा रहा था. हालांकि इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है दैट इलेक्शन इज नो वेयर यूज इन दिस एक्ट, इट वॉज द नॉमिनेशन विच वॉज यूज. तो काउंसिल्स पावर टू डिस्कस बजट एंड एड्रेस क्वेश्चंस. जो काउंसिल्स थी दे वर गिवन द पावर टू डिस्कस द बजट. पहली बार किया गया था कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हैं. मेंबर्स वर ऑल्सो ग्रांटेड द राइट टू एड्रेस क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव के जो क्वेश्चंस थे उनको एड्रेस करने का राइट भी इसमें दिया गया था. सो दिस वॉज अंडर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892. नाउ वी विल स्टार्ट इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909. इनको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है. मोर्ले मिंटो कौन थे? वाइसरॉय एंड
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो इनके नाम के पीछे मोरली मिंटो रिफॉर्म से निकाला जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। फॉर द फर्स्ट टाइम एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो इलेक्शंस का एक एलिमेंट जो फर्स्ट टाइम का इंट्रोड्यूस हुआ था अंडर द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। और इससे पहले जो आपने इनडायरेक्ट इलेक्शंस पढ़े थे, ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या कह सकते हैं, इनको नॉमिनेशन हुआ था, ये नॉमिनेशंस थे, इनको हमने अज्यूम किया था दैट इट वाज द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शंस। लेकिन एलिमेंट ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाय द एक्ट ऑफ 1909। इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर टू बी इन द मेजॉरिटी। ऐसा पहली बार हुआ था कि जो प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर इन मेजॉरिटी। दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, जिसमें किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन से बिलोंग करने वाले, जैसे मुस्लिम्स को का जो इलेक्शन होगा उसमें इलेक्टोरेट जो होगी, राइट टू वोट जो होगा, दैट वाज गिवन टू मुस्लिम्स ओनली मुस्लिम्स कैन इलेक्ट मुस्लिम्स। सो दिस इज कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट। ये पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1909 में हुआ था। इट ऑल्सो मुस्लिम्स वर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेस ऑफ देयर पॉपुलेशन प्रपोर्शन। जितनी पॉपुलेशन उनकी थी उससे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को दिया गया था। और उनकी जो इनकम क्वालिफिकेशन थी फॉर मुस्लिम वोटर्स दैट वाज आल्सो केप्ट लो टू इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन। उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज़ें की गई थी। उनका जो मतलब रिप्रेजेंटेशन था वो भी एक्सेस में था और उनकी जो इनकम क्वालिफिकेशन थी दैट वाज आल्सो केप्ट लो। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। इसमें क्या होता है, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर्स। जो वाइसरॉय और गवर्नर्स की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें पहली बार किसी इंडियन को एसोसिएट किया गया था और वो कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज द लॉ मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1833 में, जिसमें मैकॉले को फर्स्ट लॉ मेंबर बनाया गया था। अब उसमें पहला लॉ मेंबर कौन बना था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इंडियन जो था, ही वॉज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 सॉरी। नाउ वी विल स्टार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये भी उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जो वहाँ उस टाइम पे वाइसरॉय थे उनके नाम पे है। इसने क्या किया था, इट लेड द फाउंडेशन फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया मेकिंग इट ए की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कांग्रेस डिमांड करती आ रही थी बहुत लंबे टाइम से, इसमें पहली बार उसका फाउंडेशन होता है। इट लेड द फाउंडेशन फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसमें और क्या होता है, द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड इन लंदन टू रिप्रेजेंट इंडियाज़ इंटरेस्ट। इंडिया के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए पहली बार एक ऑफिस बनाया गया था, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये भी कब हुआ था, 1919 में। इसके अलावा इसने क्या किया था, बाईकैमरल इंडियन लेजिस्लेचर। फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडियन लेजिस्लेचर एट द सेंटर बिकेम बाईकैमरल विद 2 हाउसेज। बाईकैमरल मतलब जिसमें 2 हाउसेज को बनाया गया था, जिसमें पहला था काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपर हाउस जिसको बोला जाता है, द लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस जिसको बोला जाता है। तो बाईकैमरल इंडियन लेजिस्लेचर, लेकिन ये किस पे हुआ था, सेंट्रल लेवल पे हुआ था, प्रोविंसेस के लेवल पे नहीं हुआ है अभी। सेंट्रल लेवल पे बाईकैमरलिज्म कब आया था, 1919 में आया था। इट ऑल्सो एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। किन को दे दिया गया था, पहले सिर्फ मुस्लिम्स तक था, लेकिन इसने क्या किया, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, दैट वाज एक्सटेंडेड टू 6 क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड मुस्लिम्स तो पहले से ही चले आ रहे थे। इसके अलावा इसने क्या किया था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ही वुड नाउ बी पेड फ्रॉम ब्रिटिश रेवेन्यूज़ इंस्टीड ऑफ इंडियन रेवेन्यूज़। अभी तक उसको इंडियन रेवेन्यूज़ से पेड किया जाता था,
क्योंकि वो एक ब्रिटिश मेंबर था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था, उसके बावजूद इंडिया के रेवेन्यू से उसे पे किया जाता था। तो ये भी कब ख़त्म हुआ था जाके, 1919 में हुआ था। नाउ ही वुड बी पेड फ्रॉम ब्रिटिश रेवेन्यूज़। इसके अलावा इसने क्या किया था, डायआर्की इन प्रोविंसेस, बाइकैमरलिज्म इन एट सेंट्रल लेवल एंड डायआर्की इन प्रोविंसेस। इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायआर्की इन द प्रोविंसेस, डिवाइडिंग प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। डायआर्की मतलब क्या है, दो लिस्ट में इसने डिवाइड कर दिया था प्रोविंसेस की, जिनके बेसिस पे प्रोविंसेस को गवर्न किया जाता है, उन सब्जेक्ट्स को दो लिस्ट में डिवाइड कर दिया था, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, दे वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नर। और जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे, दे वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। तो इसमें डायआर्की इन प्रोविंसेस कब स्टार्ट हुई थी, ये भी 1919 में स्टार्ट हुई थी। और बाइकैमरलिज्म एट सेंट्रल लेवल, दिस वाज आल्सो अंडर एक्ट ऑफ 1919 only. It also devolution of legislative authority. It established a devolution of legislative authority by separating central and provincial subjects. इसने क्या किया था, जो लेजिस्लेट करने की जो अथॉरिटी थी उनको सेपरेट कर दिया था। सेंट्रल के लिए अलग सब्जेक्ट्स थे और प्रोविंसेस के लिए अलग सब्जेक्ट्स थे। और द सेंटर रिटेन्ड अथॉरिटी ओवर सेंट्रल सब्जेक्ट्स वाइल प्रोविंसेस गेन्ड कंट्रोल ओवर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। तो इससे क्या हुआ था, डिवोल्यूशन हुआ था लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का, या फिर कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का एक प्रोसेस है, जिसमें लॉ मेकिंग जो पावर्स थी उनको डिवाइड किया गया था टू सब्जेक्ट्स में, सेंट्रल सब्जेक्ट्स में और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के अंदर। सो दिस वाज आल्सो डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नाउ वी विल स्टार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या होता है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंजिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। फेडरेशन का क्या मतलब होता है, जब डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, शेयरिंग ऑफ पावर्स होता है। अभी तक एक सेंट्रल अथॉरिटी गवर्न कर रही थी, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रोविज़न होता है फेडरेशन का, कि जो प्रोविंसेस हैं और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, पावर्स उनके साथ शेयर किए जाएंगे। ऑल इंडिया फेडरेशन का इसमें एक प्रोविज़न होता है। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन, जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं वो मना कर देते हैं इसको ज्वाइन करने से। तो इसकी वजह से क्या होता है, फेडरेशन नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस, फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जो रेजिड्यूरी पावर्स थी, रेजिड्यूरी पावर्स वर वेस्टेड इन द वाइसरॉय, वाइसरॉय को रेजिड्यूरी पावर्स दी गई थी। ये भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन था जिसके ऊपर कांग्रेस ने इश्यूज रेज करे थे। अबॉलिशन ऑफ डायआर्की इन प्रोविंसेस, डायआर्की प्रोविंसेस में कब स्टार्ट की थी, 1919 में स्टार्ट की थी ना। तो इसने क्या किया था, उनको अबॉलिश कर दिया था। इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज अबॉलिश्ड। तो डायआर्की वॉज अबॉलिश्ड। डायआर्की मतलब क्या था, जिसमें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे और रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, अब उनका कंसेप्ट इसने अबॉलिश कर दिया था। इट वॉज रिप्लेस्ड बाय प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस जो थी उनको ऑटोनॉमी देके इसने इसका एक रिप्लेसमेंट दिया था कि अगर आप अबॉलिश कर रहे हो डायआर्की को, ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स को अगर आप अबॉलिश कर रहे हो तो प्रोविंसेस को और ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया जाए। ग्रांटिंग प्रोविंसेस मोर कंट्रोल ओवर देयर अफेयर्स, इससे क्या हुआ था, जो प्रोविंसेस थी नाउ दे कैन कंट्रोल देयर अफेयर्स, देयर एक्टिविटीज़ इन ए बेटर वे। इसमें क्या होता है, और इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। Responsible government was introduced in the provinces, meaning that the provincial governments were accountable to the elected legislatures. अब ये भी एक प्रोविज़न था जिसमें क्या किया गया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, वो देवर अकाउंटेबल टू द इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स। और ये इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि प्रोविंशियल लेवल पे तो आपने ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबल उनको कर दिया, लेकिन सेंट्रल लेवल पे क्या, सेंट्रल लेवल पे इसको नहीं किया था इन्होंने अलाउ, सिर्फ प्रोविंसेस के लेवल पे किया था।
तो ये जो अकाउंटेबिलिटी थी दैट वाज गिवन एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस ओनली। बाई कैमरलिज्म इन प्रोविंसेस, बाई कैमरलिज्म जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1919 में एट सेंट्रल लेवल, अब ये प्रोविंसेस में भी बाई कैमरलिज्म का कंसेप्ट आ गया था। इट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म ए लेजिस्लेचर विद 2 हाउसेज इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 6 प्रोविंसेस के अंदर बाई कैमरलिज्म आया था। कौन कौन सी थी वो? बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड असम। तो इनके अंदर बाई कैमरलिज्म आया था, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस एंड असम। बाई कैमरलिज्म जो मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं अभी भी 6 स्टेट्स के अंदर हैं आज के टाइम पे भी। वो 6 स्टेट्स कौन से हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 6 स्टेट्स जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है। बाई कैमरलिज्म का मतलब यही है ना, 2 हाउसेज। तो 2 हाउसेज कौन कौन से स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं आज भी? इनमें से कोई मैच करता है क्या? यू शुड सी दिस, मेंशन करिए उसे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा क्या होता है? इट एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वॉज एक्सटेंडेड बाई प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेज। शेड्यूल्ड कास्ट जो थी उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट इस एक्ट ने प्रोवाइड किया था। वुमेन को भी एक्सटेंड किया था, लेबर जो वर्कर्स होते हैं उनको भी एक्सटेंड किया था। तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट था वो इसको ये और एक्सटेंड ही करते जा रहे थे। और कांग्रेस जो थी दैट वाज रेजिंग इट्स वॉइस अगेंस्ट दिस, क्योंकि ये क्या था, एक डिवाइसिव टेंडेंसीज डेवलप कर रहा था सोसाइटी के अंदर, कम्युनल हार्मनी के अगेंस्ट था ये। अर्लियर स्टेजेस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1909 में क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स होता है। 1919 में इट वॉज एक्सटेंडेड टू 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। ठीक है, और इसने और क्या किया था? इसने उसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को भी दे दिया, वुमेन को भी दे दिया, लेबर को भी दे दिया। तो इस तरह से इसका एक्सटेंशन हुआ था। इसके अलावा क्या होता है? अबॉलिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया विच हैड बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 वॉज अबॉलिश्ड। कौन सी काउंसिल थी ये इंडिया की? जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए बनाई गई थी, 15 मेंबर काउंसिल, दैट वाज आल्सो अबॉलिश्ड बाय दिस एक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज प्रोवाइडेड विद ए टीम ऑफ एडवाइजर्स। अभी तक वो काउंसिल की हेल्प से काम कर रहा था, नाउ अब वो एडवाइजर्स की हेल्प से काम करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इट ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। तो आरबीआई भी कौन से एक्ट के थ्रू बना था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। इट ऑल्सो हैड एन प्रोविजन फॉर पब्लिक सर्विस कमीशंस। इट एस्टेब्लिश्ड 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस। पहले थे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन फेडरल लेवल पे, प्रोविंसेस के लेवल पे, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। तो 3 तरह के कमीशंस इसने एस्टेब्लिश किए थे, सर्विस कमीशंस। इसके अलावा क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट। अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तो बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, लेकिन उसकी जो जुरिस्डिक्शन थी दैट वाज कन्फाइंड टू बंगाल ओनली। इसमें क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट होता है फेडरल कोर्ट का फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वॉज सेट अप इन 1937 टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन प्रोविंसेस एंड द सेंटर। प्रोविंसेस और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई जो डिस्प्यूट्स आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए फेडरल कोर्ट बनाया गया था। तो फिर आता है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ये लास्ट है इसमें। इसके साथ क्या होता है? डिक्लेरेशन होता है इंडियन इंडिपेंडेंस का। इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947. It also provided for the creation of 2 independent dominions, India and Pakistan, with the right to secede from the British Commonwealth. दोनों 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनाता है, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, और दोनों को अधिकार था, दोनों के पास राइट था कि वो अलग हो सकते हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से। द गवर्नर जनरल ऑफ ईच डोमिनियन वॉज टू बी अपॉइंटेड बाय द किंग बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट।
तो जो गवर्नर जनरल था, जो डोमिनियन अब बनने वाली हैं इंडिया और पाकिस्तान, उनके जो गवर्नर जनरल होंगे दे वर टू बी अपॉइंटेड बाय द किंग। लेकिन वो किस पे बनेंगे? एडवाइस पे बनेंगे डोमिनियन कैबिनेट की। डोमिनियन में जो कैबिनेट बनी थी उसकी एडवाइस पे बनाए जाएंगे। इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द टू डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों डोमिनियंस की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जो थी उनको ये एम्पावर करता है कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी रूल्स वो फ्रेम कर सकते हैं और उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं। इट ऑल्सो एम्पावर्ड देम टू रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इससे पहले जो भी एक्ट्स बनाए गए थे, जो भी लॉज बनाए गए थे, ये उनको ख़त्म कर सकते हैं। दे कैन रिपील देम इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। जो ये इंडिपेंडेंस एक्ट आया है ये भी आप ख़त्म कर सकते हैं। इट ऑल्सो अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसने क्या किया था? जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो एस्टेब्लिश हुआ था 1858 में, इसको अबॉलिश कर दिया था। एंड हिज फंक्शंस वर ट्रांसफर टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। ठीक है। इसके बाद आता है ड्यूअल फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके दो फंक्शन थे। पहला था 1946 में बनी थी ये। दो फंक्शन थे इसके। कौन से? पहला था ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, और दूसरा था लेजिस्लेटिव फंक्शन, एक्टिंग एज द लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन। कॉन्स्टिट्यूशन को तो बनाने का काम है ही है, जो लॉज बनाने हैं अपने कंट्री के लिए वो भी इसको अधिकार दिए गए थे, लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी दिए गए थे। अब इसमें क्या होता है? इट डिक्लेयर द डोमिनियन लेजिस्लेचर एज ए सोवरेन बॉडी विद द पावर टू लेजिस्लेट। जो ये डोमिनियन लेजिस्लेचर थी इसको ये डिक्लेयर करता है ऐसे सोवरेन बॉडी, जिसके पास अपने राइट्स हैं, जो किसी के अंडर में काम नहीं करती है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम नहीं करेगी। इट ऑल्सो ग्रांटेड द प्रिंसली स्टेट्स द फ्रीडम टू ईदर ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया या फिर ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भी फ्रीडम दी जाती है इस एक्ट के थ्रू कि वो या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लें या फिर इंडिया ज्वाइन कर लें, और या फिर वो इंडिपेंडेंट भी बन सकते हैं, ऐसे इंडिपेंडेंट कंट्री। तो ये सब भी इसमें दिया गया है। सो दिस वाज ऑल इन चैप्टर 1। चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच।